हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया पीसीएस क्लासेस। फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के संदर्भ में, जिसमें हम देखने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि आपकी बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनके संदर्भ में है। ठीक है, तो इसमें हम वन बाय वन करके सारे सब्जेक्ट देखेंगे ताकि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें आपको हेल्प करे। ठीक है, तो चलिए हम इसके सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं वन बाय वन करके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि बीपीएससी से संबंधित आपके कोई भी क्वेश्चन ना छूटे एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे हम प्राचीन भारत को कवर करने वाले हैं। देखिए, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग का भी कहा जाता है? तो ये आपका ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो ये आपका लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? ठीक है, तो ये आपकी पड़ती है आद्य ऐतिहासिक काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ठीक है, तो पक्की ईंट से बनी इमारत जो है इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो यहाँ पे देखिए आंसर नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये लोथल जो है हड़प्पा का बंदरगाह था। ठीक है, जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। ठीक है, जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हड़प्पी नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से जो है यहाँ की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी ये हड़प्पा कालीन बंदरगाह ही है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? टेराकोटा का जो हल प्राप्त हुआ है ये आपका बनावली में प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग भी अपना स्कोर बता दीजिएगा कमेंट करके कि आपका कितना स्कोर बनना है। क्वेश्चन को सॉल्व कर, आंसर को छिपाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए जो खेत हैं उनके निशान मिले हैं? ठीक है, जुते हुए खेतों का निशान मिला हुआ है, तो ये आपका कालीबंगा में मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ठीक है, तो वी.ए. स्मिथ संबंधित नहीं थे, जबकि आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित और एम.एस. वत्स ये आपके संबंधित थे। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा आपका डी, ये संबंधित नहीं थे। ठीक है, फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें देखिए बोगस कोई का महत्व था, किस लिए महत्व था, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, इसके लिए बोगस कोई जो है काफ़ी महत्वपूर्ण था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध हुआ था किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, पारुष्णी। ठीक है, पारुष्णी नदी के किनारे, यानी कि रावी। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये आपका हो जाएगा 9वां मंडल जो है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 13। ठीक है, तो इसमें हम देखने वाले हैं ऋग्वेद संहिता का जो 9वां पूर्णतः मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो जो ऋग्वेद का संहिता का 9वां मंडल है ये आपका किसको समर्पित है? तो सोम और इस पे पर नामकृत देवता को, यानी कि सोम को समर्पित है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये आपका ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15,
निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ठीक है, तो ये किसने किया था? तो ये किया था वैशेषिक ने। वैशेषिक ने परमाणु सिद्धांत का परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 16, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था कुंडग्राम में। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? ठीक है, तो ये आपकी पावापुरी में हुई थी। क्वेश्चन भी, आंसर भी आपको मिल गया होगा आपके प्रश्न का। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये थे जमाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ठीक है, तो ये 14 पूर्व जो है ये सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी सारनाथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था कुशीनगर में। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ठीक है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये आपकी है बौद्ध की। ठीक है, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये संबंधित है आपका, इसका आंसर होगा सी, यानी जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ठीक है, तो आत्मदमन जो है ये समान नहीं था। ठीक है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? ठीक है, तो अपने वंश के इस पीढ़ी का है, बताइए। तो ये है पंचम पीढ़ी का, यानी कि 5th पीढ़ी का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? कौन सी गुफाएं? बराबर की गुफाएं। ठीक है, तो ये किया है आजीविकों ने। आजीविकों ने क्या किया था? बराबर की गुफाओं का उपयोग किया था आश्रय गृह के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके मक्खली गोशाल। मक्खली गोशाल जो थे वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 28, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये थे उदयन। उदयन जो थे ये पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 29, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो ये उदयन द्वारा किया गया था पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? ठीक है, तो यही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड होकर बार बार पूछ रहा है। ठीक है, तो उदयन जो है यही है, इन्होंने ही पाटलिपुत्र को बसाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 31, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये आपका लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था विश्व का पहला गणतंत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी कौन थी? तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी राजगृह या गिरिव्रज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम मगध की जब राजधानी के बारे में है तो चलिए इसका एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था वैदत्त वंश का था, और इस वंश के सबसे जो पहले राजा थे वो थे ब्रहदत्त का पुत्र जरासंध था। ठीक है, जरासंध था जिसने राजगृह या गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का जो प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था, यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु जो है
92 ईसा पूर्व में हुई थी और इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक बना। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी जो है राजगृह से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु जो थे इनके वंश का नाम था हर्यक वंश। ठीक है, सेंड्रोकोट्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। ठीक है, सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो ये की थी विलियम जोन्स ने। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये जेम्स प्रिंसेप जी ने पढ़ा था ब्राह्मी लिपि को। क्वेश्चन नंबर 36, मेगास्थनीज की जो पुस्तक है क्या नाम है इसका? तो इंडिका नाम है। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इसका नाम है इंडिका। क्वेश्चन नंबर 37, इंडिका का लेखक कौन था? तो ये थे मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 38, मेगास्थनीज दूत था। ठीक है, तो ये थे सेल्यूकस का दूत। मेगास्थनीज किसका दूत था? तो सेल्यूकस का दूत था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ठीक है, तो ये थे वृहदत्त। अंतिम मौर्य सम्राट वृहदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो ये जूनागढ़ में। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन की जो प्रथम विभिन्न उपलब्धियां हैं वो सभी वर्णित हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित राजाओं में से किसका धर्म जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो ये थे खारवेल। खारवेल जो थे इनका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, किससे था? कलिंग नरेश जो थे खारवेल इनका संबंध था, यहाँ पे आंसर होगा ई। तो चलिए एक्सप्लेन पढ़ना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो देखिए, कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक था महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। अतः इस वंश का जो नाम था वो महामेघवाहन वंश भी पड़ गया था। और इस वंश का जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था वो खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन था हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। देख सकते हैं आप 56 to 59 बीपीएससी प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था? तो ये थे स्कंदगुप्त, इन्होंने ही हूणों को पराजित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? ठीक है, तो अपृहत कहा जाता था ये जो बिना जोती हुई जंगली भूमि होती थी। ठीक है, बिना जोती हुई जंगली भूमि को हम क्या कहते थे? इसको कहा जाता था प्राचीन के समय में अपृहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। देखिए, चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा की थी, तो कब की थी? तो 515 से 520 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? ठीक है, तो देखिए, हा से हर्षवर्धन, हा से हेनसांग। ठीक है, हा से हर्षवर्धन, हा से हेनसांग, इन्होंने ही हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या था? तो कल्हड़ की जो पुस्तक थी इनका नाम था राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 48। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? ठीक है, ओदंतपुर जो शिक्षा केंद्र था वो किस राज्य में संबंधित था? तो ये आपका बिहार से संबंधित था। ठीक है, 62 में देखिए बीपीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 64। देखिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में। ठीक है, ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कौन थी? ठीक है, तो ये
यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। देखिए दिए गए विकल्पों में ए और सी सही है, जिसमें आपका ए पाटलिपुत्र है और सी गिरिव्रज है। ठीक है, दोनों आंसर सही है, इसीलिए यहाँ पे स्टार बना हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो ये थी आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगी। जो प्रथम राजधानी थी वो पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि प्रथम कौन सी थी? राजगृह थी। ठीक है, देख सकते हैं आप, मगध की जो आरंभिक राजधानी थी वो थी गिरिव्रज। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। ठीक है, राजगृह और या गिरिव्रज एक ही बात थी, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो ये किया था मौर्य वंश ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ था वह है विशाखदत्त। विशाखदत्त का वर्णन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर महान के समकालीन थे धनानंद। ठीक है, धनानंद जो थे ये सिकंदर महान के समकालीन थे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? तो ये बना था आपका लकड़ी का। ठीक है, ये बना था लकड़ी का। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो ये किया था शिवाजी ने। ठीक है, अष्टप्रधान का जो अष्टप्रधान था इसका गठन किसने किया था? शिवाजी ने किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो ये की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त ने किसकी प्राप्त की थी? दक्कन की विजय प्राप्त की थी। देखिए, अभिलेख वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख जो है ये। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका जो था वो अशोक के साम्राज्य में क्षेत्र में सम्मिलित नहीं था, जबकि आपका कलिंग, बिहार, अफगानिस्तान संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये आपका पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो जो उनकी अशोक की शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा थी वो आपकी थी प्राकृत भाषा। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए, चलिए इनको पढ़ लेते हैं। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। नंबर 1 शिलालेख, नंबर 2 स्तंभलेख, नंबर 3 गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों में प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान है नंबर 1 साबाशगढ़ी, नंबर 2 मानसेहरा, नंबर 3 कालसी, नंबर 4 गिरनार, नंबर 5 धौली, नंबर 6 जौगढ़ और नंबर 7 एर्रगुड़ी तथा नंबर 8 सोपारा। अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं ये प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख जो हैं, देखिए साबाशगढ़ी एवं मानसेहरा, ये ब्राह्मी लिपि में ना होकर खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि खरोष्टी लिपि में कौन कौन से लिखे गए हैं। तो एक है साबाशगढ़ी एवं दूसरा मानसेहरा। तक्षशिला में आरामेयिक लिपि में लिखा गया है एक भग्न अभिलेख, इसका नाम है सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आरामेयिक लिपियों में लिखा गया है। द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लगमान नामक स्थान से आरामेयिक लिपि में लिखा गया है। अशोक का जो अभिलेख है ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, वहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से
प्राचीन भाषा भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? ठीक है, तो ये आपकी थी खरोष्टी लिपि, जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको प्लीज़ याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के ही क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 78, अशोक के धम्म का जो मूल संदेश है वो क्या है? तो ये था आपका, इसमें से आंसर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो चलिए इसका देखते हैं। अशोक धम्म या धर्म एक नैतिक संहिता थी। ठीक है, अशोक अपने दूसरे और सातवें अभिलेख शिलालेख में, ठीक है, दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है, अपाशिन्वे बहुकियाने दया दाने सचे सोचे मादे साध्वे चा, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव से मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः सही उत्तर यहाँ पे आपका ई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी प्रश्न देख सकते हैं आप। राजा के प्रति वफादारी, बड़ों का सम्मान, शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता, तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, तो केवल वही जो स्तंभ है ये था भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? ठीक है, तो अपने शिलालेखों में अशोक जो थे वो जाने जाते थे, आंसर होगा बी, प्रियदर्शी। ठीक है, प्रियदर्शी के नाम से अशोक जाने जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ठीक है, तो राजनीतिक नीतियों पर, राजनीतिक नीतियां हैं इससे संबंधित हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ये आपकी यहाँ पे देखिए आर्थिक संबंध लिखा हुआ है, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास लिखा हुआ है, विदेश नीति, धन संचय, उपयुक्त में से सभी, तो आंसर यहाँ पे ई होने वाला है। देखिए कौटिल्य जो चाणक्य हैं, कौटिल्य का नाम ही चाणक्य है। देखिए इनके द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, जिसमें राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र, ठीक है, कि सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो इन्होंने 7 श्रेणियों में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को विभाजित किया गया है। कौन सी 7 श्रेणियाँ हैं, चलिए इनको देख लेते हैं। नंबर 1 होगा दार्शनिक, नंबर 2 होगा कृषक, नंबर 3 होगा पशुपालक, नंबर 4 कारीगर, नंबर 5 योद्धा, नंबर 6 निरीक्षण और 7 है आपका सभासद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो ये आपका होगा मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। उसमें अच्छा, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी आपकी चलिए देखते हैं इसमें किसने लिखी थी। देखिए पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन एवं व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा है। इसने भारत में आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख भी हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ठीक है, तो इंडिका है जो जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन
उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई है? तो ये बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? ठीक है, तो किसने किया था? चलिए देखते हैं। तो ये थे विमा कदफिशिस, इन्होंने किया था। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला की जो गांधार शैली थी निम्न में से किसके समय में फली फूली? ठीक है, तो ये आपकी कुषाणों के समय में जो गांधार शैली है वो फली फूली। ठीक है, देखिए कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। नंबर 1 गांधार शैली, नंबर 2 मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गांधार कला जो है यूनानी कला से प्रभावित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? ठीक है, तो देखिए का से कनिष्क, का से कश्मीर, याद रखिएगा। ठीक है, का से कनिष्क, का से कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो ये आपके थे कर्ण वंश। जो कर्ण वंश थे ये शुंग वंश के बाद भारत में राज किए थे। जो कर्ण वंश थे इनके जो अंतिम राजा थे शुंग वंश के जो अंतिम राजा थे ये देवभूति थे। अपने आमत्य वासुदेव के षड्यंत्र द्वारा मार दिए गए थे और वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली थी वो था कर्णवंश। ठीक है, कर्णायन नाम से जाना जाता था। ठीक है, शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा था? चलिए देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा सी, जिसमें हाथी गुम्फा लेक के साथ। ठीक है, जो राजा खारवेल है हाथी गुम्फा लेक के साथ जुड़े हुए हैं। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये थी आपकी ए यानी गुप्त काल की विशेषता थी, जिसमें नगरों का क्रमिक पतन काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है, गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ई। तो देखिए गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, बंगाल में, जहाँ से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। ठीक है, तो पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगुकक्ष भडोच था, जहाँ से पश्चिमी देशों से के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याणा तथा बॉम्बे भी उत्तरी भारतीय व्यापार होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? ठीक है, तो किसने दिए बताइए? आंसर होगा ए, गुप्त वंश ने। गुप्त वंश जो थे सबसे ज़्यादा इन्होंने ग्रामों को अनुदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ठीक है, तो ये थी आपका उपज का छठा भाग। उपज का जो छठा भाग था वो था गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन थी? भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? ठीक है, तो गुप्त की थी। भागवत संप्रदाय में गुप्त वंश की ज़्यादा देन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ये किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा ए, आर्यभट्ट ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो चलिए आंसर क्या हो जाता है देख लेते हैं। देखिए
कौशल्य क्रिया का जनक कहा जाता था। यह काशी के रहने वाले थे। इनका जो काल है लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। और शौनक जो थे ये ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। और शूद्रक गुप्त कालीन नाटककार साहित्यकार थे। जो शौमिला हैं ये गुप्त कालीन नाटककार थे हैं जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया है। और इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपर्युक्त में से किसी ने कोई कार्य नहीं किया था। ठीक है। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका सही उत्तर विकल्प ए माना है। चूँकि गुप्त काल का प्रारंभ जो है 275 एडी श्रीगुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मान्यकाल प्रायः 600 बीसी से 1500 बीसी से करीब 1000 बीसी वर्ष बाद है। इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। ठीक है, इसलिए आंसर ई होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। देखिए, चीनी यात्री हेन सोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये किया था नालंदा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेन सोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जो नगर था वो था आपका मथुरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि बाढ़ जो थे वो निवासी थे किसके थे? तो ये थे पाटलिपुत्र के निवासी। कवि बाढ़ थे पाटलिपुत्र के निवासी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था। कब किया था? तो उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं कब किया था। चीनी यात्री जो इत्सिंग है इन्होंने 671 से 672 में, जब यह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म में अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया और वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया था। ठीक है। उसके बाद वे 675 से 685 तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 693 से 94 के लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीन लौट गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान ने किसके शासनकाल में भारत में यात्रा की थी? तो इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब की थी? सन है इनका 399 ईस्वी से 412 ईस्वी तक। ठीक है। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे ये कौन थे? तो कुमारगुप्त थे। ठीक है, याद रखिएगा। ताम्रपत्र लेख हैं दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, तो ये था जावा और सुमात्रा से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की? तो आंसर हो जाएगा सी, बालपुत्र देव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे? तो ये थे मुसलमान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मुसलमान थे बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। देखिए, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, तो ये थे चंदेल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? तो ये था धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम्ब का जो उल्लेख है ये संगम साहित्य में नहीं हुआ है, जबकि चेर, चोल और पांड्य का हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, जिसमें हम संगम युग में उरैयुर किसके लिए विख्यात है ये बताएंगे। ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 112 इसमें है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है। जो आपका उरैयुर है ये क्या था? तो ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। देखिए, मुद्रा राक्षस का जो लेखक है वो कौन है? तो ये थे विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है?
तो ये थे चंद बरदाई। ऑप्शन डी नंबर 115। स्वप्नवास व दत्ता के लेखक कौन है? तो ये थे भास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। देखिए, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखी है? तो ये लिखी थी कालिदास ने, कुमार संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ठीक है, तो मिलिंद पन्हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 118। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये बाणभट्ट ने लिखी थी। 119। चोल काल किसके लिए विख्यात प्रसिद्ध था? ठीक है, तो ये ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। कौन? चोल काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 120। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो था व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो आंसर हो जाएगा बी, चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षण द्वार क्या कहलाते थे? तो ये कहलाते थे गोपुरम। ठीक है, गोपुरम कहलाते थे। तो फ्रेंड्स, आज से यहाँ से हमारा एंशिएंट हिस्ट्री कवर हो गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मध्यकालीन भारत के साथ। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।